तो एक बार स्वागत करता हूं सभी लोगों का। आज के अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे टैक्स सिस्टम इन इंडिया के बारे में, यानी कि कर व्यवस्था भारत के विषय में अपन देखेंगे। आपने ये टॉपिक पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा होगा, तो अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपने इतिहास विषय में पढ़ा होगा कि हमारे भारत में कई राजवंश हुआ करते थे और सभी राजवंश के जो भी शासक हुआ करते थे उन्होंने प्रजा से टैक्स वसूला है, कर लिया है। तो कर लेने की वजह क्या थी? उस शासन क्षेत्र को सुदृढ़ करना, मजबूत बनाना, राज व्यवस्था को अच्छा करना, है ना, प्रशासन को मजबूत बनाना। तो टैक्स जरूरी हुआ करता था। जितना अच्छा टैक्स का कलेक्शन होगा उतनी ही अच्छा क्या होगा, वहाँ की धन संबंधी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। जैसे आज की अपन बात करें तो हमारे देश में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो सड़कें हैं, इसके अलावा जो पीने का पानी है, सुविधाएं हैं, है ना, कई तरह की फैसिलिटीज़ अपन को दी जाती हैं। स्कूल्स हैं, उनका जो पैसा है उनको प्रोवाइड करने के लिए, यानी स्कूल्स को बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए ये पैसा आता कहाँ से है? ये टैक्स का पैसा होता है। और टैक्स देता कौन है? हम और आप, है ना, यही तो टैक्स को पे करते हैं। तो टैक्स के पैसे से ही पूरा देश चलता है। जिस देश का टैक्स कलेक्शन अच्छा होगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, अच्छी होती है। तो टैक्स शुरू से ही चला आ रहा है। कभी सरदेशमुखी नाम से हुआ, तो कभी चौथ नाम से, कभी बली नाम से, तो कभी जजिया। तो अलग अलग राजवंशों में इनके अलग अलग नाम हुआ करते थे। कभी इनकी रेट आपको 1/4 देखने को मिलेगी, कभी 1/2, कभी 1/3। तो अलग अलग समय पर अलग अलग इनकी दरें रही हैं। वर्तमान स्थिति अपन को पढ़नी है कि भारत की कर व्यवस्था है कैसी। ठीक है, तो अपन इसको शुरू करते हैं। तो कर है क्या? टैक्स की अपन बात करें, टैक्स यानी कि कर। तो कर है क्या? अगर अपन इसको एक परिभाषित करना चाहें एक सही इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो आपको देखना है, देखो, किसी व्यक्ति या संस्था, मैंने क्या लिखा, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को, किसको? सरकार को, यानी सरकार कौन? गवर्नमेंट। सरकार को किया गया एक तरफा, कैसा? एक तरफा और अनिवार्य भुगतान। कैसा होता है? अनिवार्य भुगतान। यानी कि इसका अर्थ समझना है आपको। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को किया गया अनिवार्य एक तरफा भुगतान टैक्स कहलाता है। मतलब समझो इसका, जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूं या आप हो, अगर सरकार को आप एक अनिवार्य भुगतान देते हो, अनिवार्य मतलब जरूरी है देना, अगर आप उसके दायरे में आते हैं, तो सरकार को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया गया एक तरफा अनिवार्य भुगतान टैक्स कहलाता है। अनिवार्य शब्द का अर्थ यह है कि कंपलसरी है। अगर आप टैक्स को पे नहीं करोगे तो इसकी प्रवृत्ति बेटा कैसी होती है? इसकी प्रवृत्ति दंडात्मक होती है। कैसी होती है? दंडात्मक। आपको पनिशमेंट मिलेगा, है ना, आपको सजा होगी अगर आपने इसको पे नहीं किया। तो जो टैक्स होता है इसकी प्रवृत्ति दंडात्मक होती है। इसीलिए साफ साफ लिखा है कि एक अनिवार्य भुगतान होता है। समझे बात? कंपलसरी होता है बिल्कुल। और एक तरफा शब्द का क्या अर्थ होता है? ये वन साइडेड है। मतलब आपने जब गवर्नमेंट को टैक्स पे किया तो ये एक तरफा है, आपको बदले में कुछ मिलेगा नहीं। बात समझे मेरी आप? यानी इसका मतलब ये है कि आपने गवर्नमेंट को जब टैक्स पे किया तो बदले में गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगी। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? एक तरफा भुगतान है ये। कैसा है ये? एक तरफा। जैसे आप ऐसे समझो, जैसे हमने टैक्स का पैसा दिया सरकार को, क्या हमें कुछ मिला? अब आप सोचोगे रोड मिल रही हैं, सड़कें मिल रही हैं, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, स्कूल मिल रहे हैं, लाइट मिल रही है ना, पानी मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी लोगों के लिए है, ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। बात समझे मेरी आप? जैसे आपकी इनकम 10 करोड़ रुपए है, आपने सरकार को इनकम टैक्स दिया, आप ज्यादा पे करोगे क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है, और किसी की इनकम मान लो 5 लाख है तो वो कम पे करेगा। तो आपने टैक्स ज्यादा पे किया तो सरकार आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं देगी, आपके लिए अच्छी सड़कें नहीं बनवाएगी, वो सड़कें सभी के लिए हैं। मेरी बात समझे? मिलेगा तो सबको मिलेगा, एक तरफा भुगतान है ये, आपको स्पेशली नहीं मिलेगा। तो इसीलिए
टैक्स क्या है? किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को किया गया एक तरफा अनिवार्य भुगतान है, ये टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्स। यानी कि दैट्स कंपलसरी, ये कंपलसरी है सरकार को पे करना। अगर आप इसके दायरे में आते हैं तो, और नहीं पे करते हैं तो इसकी प्रवृत्ति दंडात्मक है, दंड का प्रावधान है। आपको पता ही होगा कि जैसे जो लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते उनके इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है, सजा होती है, एक कानूनी अपराध होता है, ठीक है। हालांकि टैक्स को इस वजह से नहीं बनाया गया था कि इसको दंड देना है, ये दंड देने का कोई एक बहाना नहीं है। यानी कि सरकार का ये कोई एक ऐसा पहलू नहीं है कि हम टैक्स बना दे रहे, इससे जो नहीं देगा तो हम दंड दे देंगे, लेकिन ये इसके दायरे में आता है। मजबूरन टैक्स अगर आप इसके दायरे में आते हो तो देना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ठीक है। प्रवृत्ति इसकी कैसी है बेटा? दंडात्मक है। तो इतना आपको याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, टैक्स की परिभाषा क्या बनेगी? किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सरकार को अनिवार्य रूप से किया गया एक तरफा भुगतान टैक्स कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कर कहलाता है। अब आपको क्या याद रखना है कि जो टैक्स होता है, कर बोलो या टैक्स बोलो, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, है ना। एक तो होता है प्रत्यक्ष कर। कैसा होता है? प्रत्यक्ष कर। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। कैसा होता है? अप्रत्यक्ष कर। यानी कि इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इसे समझना है आपको। देखो, डायरेक्ट थोड़ा नाम से स्पष्ट करके देखेंगे। डायरेक्ट यानी कि सरकार ने जिस पर्सन पर या जिस संस्था पर टैक्स लगाया उसी ने पे कर दिया, तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। सरकार ने किसी पर्सन पर टैक्स लगाया या किसी संस्था पर टैक्स लगाया, उसने ना पे करते हुए किसी दूसरे पर्सन से पे कराया, तो उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष कर। थोड़ा समझे आप इसको। जैसे मैंने कहा ये कोई एक पर्सन है, ठीक, सरकार ने इस पर टैक्स लगाया। थोड़ा मैं इसको आपको अगली स्लाइड पर समझाता हूं, बहुत खास कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है आपको। जैसे ये सरकार है, सरकार ने क्या किया, इस छोटू नाम के पर्सन पर टैक्स लगा दिया। क्या लगा दिया? इसने टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा दिया तो सरकार जिस पर्सन पर टैक्स लगाती है उसे कहते हैं कर संघात। क्या कहते हैं? कर संघात। तो कोई पूछे कर संघात है क्या, या अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कर संघात क्या है, तो कर संघात क्या होता है? जिस पर सरकार टैक्स को लगाती है, टैक्स को अध्यारोपित करती है, उसे कर संघात कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया तो मैं कर संघात कहलाऊंगा। यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। क्या कहते हैं? टैक्स इंसिडेंस। तो सरकार ने इस छोटू नाम के पर्सन पर टैक्स लगाया तो ये कहलाएगा कर संघात, ठीक है। अब क्या होता है, ये छोटू नाम का पर्सन इस टैक्स को पे कर देता है। क्या कर देता है? पे कर देता है, इसका भुगतान कर देता है। भुगतान यानी सरकार ने इसी पर टैक्स लगाया, इसी ने पे कर दिया। तो जब सरकार जिस पर टैक्स लगाती है उसे कहते हैं कर संघात, और जो टैक्स को पे करता है उसे कहते हैं कर संपात। क्या कहते हैं? कर संपात। यानी कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसमें, मेरी परिभाषा को पकड़ना है आपको, प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसमें एक ही व्यक्ति कर संघात होता है और वही कर संपात होता है। माने ये जो पर्सन है छोटू नाम का, यही कर संघात है, यही कर संपात है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने इस पर टैक्स लगाया और इसी ने पे किया। जो पे करता है वो कर संपात कहलाएगा और जिस पर टैक्स लगा वो कर संघात कहलाएगा। अब आपको अप्रत्यक्ष कर से ज्यादा समझ में आएगा, थोड़ा इसको भी देखें आप। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, मैंने लिख दिया इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, थोड़ा इसको समझना है आपको। जैसे मान लो ये सरकार है, कौन है ये? सरकार है, और इस सरकार ने इस छोटू नाम के पर्सन पर लगाया टैक्स। क्या लगाया? टैक्स लगाया, तो ये कहलाएगा कर संघात। क्या कहलाएगा? कर संघात। अब इस छोटू नाम के पर्सन ने इस पर उठा के टैक्स लगा दिया। किस पर लगा दिया? इस पर लगा दिया। किस पर लगा दिया? इस पर।
और इसने टैक्स पे कर दिया सरकार को। किसने किया? सरकार ने टैक्स लगाया इस पर, पे किया इसने। तो जिसने पे किया ये कहलाएगा कर संपात। क्या कहलाएगा बेटा? कर संपात। तो अब आप ध्यान से देखना, प्रत्यक्ष कर में एक ही व्यक्ति कर संगात है और एक ही व्यक्ति कर संपात है, जबकि अप्रत्यक्ष कर में एक व्यक्ति कर संगात है और दूसरा व्यक्ति कर संपात है। तो ऐसा कर अप्रत्यक्ष कर कहलाएगा, जबकि ऐसा कर प्रत्यक्ष कर कहलाएगा। अगर आपको एक व्यवहारिक तरीके से बताऊं, जिस पर टैक्स लगा वही व्यक्ति टैक्स को पे कर दे तो वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। जिस पर टैक्स लगा वो खुद ना पे करे बल्कि उसकी जगह कोई दूसरा पे करे तो वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे आपकी जॉब लग जाती है या आपकी लगी हुई है, तो अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो तो सरकार आप पर टैक्स लगाएगी और उस टैक्स को आपको ही पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कर हो गया कैसा? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट। सरकार ने आप पर टैक्स लगाया और आपने ही पे कर दिया, तो कैसा हो गया? डायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसा होता है? आपने एक होटल खोला, रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट में आपने फैसिलिटीज दी, सर्विसेज दी, है ना, लग्जरी, आपने एसी लगाए, उसमें सोफा सेट है आपके यहाँ, आपने वेटर रखे, इसके अलावा आपका स्टाफ है। तो गवर्नमेंट आप पर टैक्स लगाएगी कि भैया हमें आपसे टैक्स चाहिए, जीएसटी चाहिए। क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए। अब आप सरकार को जीएसटी कैसे पे करोगे? पता है, सरकार ने तो आप पर लगाई है, लेकिन आपके यहाँ जो कस्टमर आएगा, जो भी उस होटल या रेस्टोरेंट में उस सर्विसेज को यूज करने आएगा, आप उसको एक बिल पकड़ा दोगे और उस बिल में लिखा होगा कि भैया इतना इतना जीएसटी लगेगा आप पर। तो सरकार ने टैक्स लगाया आपके ऊपर, आपके होटल के ऊपर, और आपने वो टैक्स उठा के उस पर्सन पर लगा दिया। पे कौन कर रहा है? वो पर्सन जो आपके यहाँ खाना खाने आया है, जबकि टैक्स किस पर लगा था? आपके ऊपर। तो यही है इनडायरेक्ट टैक्स। ये इकोनॉमिक्स की परिभाषा है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसमें एक ही व्यक्ति कर संगात होता है और एक ही व्यक्ति कर संपात होता है, मतलब सेम। जबकि अप्रत्यक्ष कर में एक व्यक्ति कर संगात है और दूसरा कर संपात है। कर संगात क्या होता है? जिस पर टैक्स लगे। कर संपात क्या होता है? जो टैक्स को पे करे, यानी कि जो टैक्स को पे कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कर संपात। समझे बात को? और जो टैक्स जिस पर लग रहा है वो क्या कहलाएगा? कर संघात। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा हूं और मेरे पर टैक्स लगा तो मैं कहलाऊंगा कर संघात, और मैंने ही टैक्स पे कर दिया तो मैं ही कहलाऊंगा कर संपात। अब मैंने रेस्टोरेंट डाला, सरकार ने मेरे ऊपर लगाई जीएसटी, मैं कहलाया कर संघात। लेकिन मैंने खुद जीएसटी पे नहीं करी, मैंने मेरे यहां जो कस्टमर आए उनको बिल पकड़ा दिया, उन्होंने जीएसटी पे करी, वो कस्टमर्स कहलाएंगे कर संपात। बात बराबर हुई होगी। तो इसको आपको समझना है, स्लाइड को आपको द्वारा से देखना है, तब आपको ये क्लियर होगा। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जिसमें कर संगात और कर संपात एक ही व्यक्ति होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर में दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रत्यक्ष कर और ये होता है अप्रत्यक्ष कर। अगर अपन इसको स्टैंडर्ड तरीके से देखें तो ये हो गया प्रत्यक्ष, और ये वाला कर कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष हो गया। अगर आप डायग्राम से समझो तो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पर्सन पर टैक्स लगाया, ठीक है, किस पर लगाया? इस पर लगाया, इस पर टैक्स लगा दिया, तो टैक्स लगाया तो ये कहलाएगा कर संघात। इसने ही टैक्स पे कर दिया तो ये कहलाएगा कर संपात। दोनों ये खुद ही कहलाएगा। कर संघात को इंग्लिश में कहते हैं टैक्स इंसिडेंस। क्या कहते हैं? इंसिडेंस। ये पे कर रहा है ये, ठीक है, और इसको कहते हैं टैक्स इंपैक्ट। क्या कहते हैं? टैक्स इंपैक्ट। वहीं अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो सरकार ने टैक्स लगाया इस पर्सन पर, तो ये कहलाएगा कर कर संघात। क्या कहलाएगा? कर संघात। इसके यहां कस्टमर आया कोई, अब इसने टैक्स सरकार को पे किया, किसने किया? इसने, तो ये क्या कहलाएगा? कर संपात। आपको बात बराबर होनी चाहिए। ये क्या हो गया? कर संपात। ये क्या हो गया? कर संघात। यानी कि इसमें दोनों के दोनों अलग अलग हैं,
कर संघात अलग है और कर संपात अलग है। ये पॉइंट आपको पकड़ना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इनकम टैक्स होता है, इसके अलावा गिफ्ट टैक्स होता है, उपहार कर, इसके अलावा होता है निगम कर, इसके अलावा होता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, है ना, इसके अलावा होता है पूंजी लाभ कर। तो कई प्रकार के कर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, जिन पर लगते हैं उन्हीं को पे करना पड़ता है, और कई होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इसके अलावा सर्विसेज टैक्स होते हैं जो, है ना, इसके अलावा आपका वो होता है जीएसटी। ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। तो अभी अपन प्रत्यक्ष कर पढ़े लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में अपन, नेक्स्ट वीडियो में अपन अप्रत्यक्ष कर देख लेंगे। तो प्रत्यक्ष कर की बात करें अपन, सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करें, प्रत्यक्ष कर, तो अपन सबसे पहले पहला उठा लेते हैं, इसे कहते हैं निगम कर। क्या कहते हैं, निगम कर। इंग्लिश में कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। आपको समझना है ये कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, समझोगे इसको थोड़ा कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। जैसे मान लो कोई कंपनी है, कोई कंपनी, मैंने एग्जांपल ले लिया, कोई कंपनी है जिस कंपनी का नाम है, अपन एग्जांपल ले रहे, जैसे टाटा कंपनी है। कौन सी कंपनी है, टाटा। टाटा जो कि आपको पता होगा कई प्रोडक्ट बनाती है। टाटा की कंपनी का सन 2023-24 का जो टर्नओवर रहा, वो मैंने मान लिया 50 करोड़ रुपए कमाए। कितने कमाए टाटा ने, 50 करोड़ रुपए इनका टर्नओवर रहा, ठीक है, ये इनकी टर्नओवर रहा 2023-24 का। अब टाटा की जो कंपनी होगी उसमें कई लोग काम करेंगे, कई एम्प्लॉय होंगे, स्टाफ होगा उनका। तो टाटा ने क्या किया, इनमें से तो 30 करोड़ रुपए थे, कितने रुपए थे, 30 करोड़ रुपए। इन 30 करोड़ रुपए को सैलरी दे दी, किसको, स्टाफ को दे दी। किसको दे दी, स्टाफ को दे दी, है ना। क्योंकि टाटा बड़ी कंपनी, हालांकि मैंने एग्जांपल लिया है 50 करोड़ का, इसका मतलब ये नहीं कि 50 करोड़ टर्नओवर होता है, टाटा का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, मैंने आपको समझाने के लिए छोटा नंबर लिया है। तो 30 करोड़ अपनी सैलरी दे दी उन्होंने स्टाफ को और वहां के एम्प्लॉइयों को। अब टाटा के पास 20 करोड़ रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं, 20 करोड़। 20 करोड़ बचते हैं। इस 20 करोड़ रुपए को कहेंगे सकल लाभ। क्या कहेंगे, सकल लाभ। इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे इसे, ग्रॉस प्रॉफिट। यानी टाटा की कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए रहा, 30 करोड़ रुपए की उन्होंने सैलरी, स्टाफ का जो भी तनख्वाह वगैरह देनी थी वो सारा का सारा दे दी उन्होंने। उनके पास, उनकी जेब में 20 करोड़ रुपए बचे। इस 20 करोड़ को बोला जाता है सकल लाभ, यानी ग्रॉस प्रॉफिट। अब सरकार क्या इस पर टैक्स लगाएगी, नहीं लगाएगी। तो सरकार किस पर टैक्स लगाती है वो आपको समझना है। इस 20 करोड़ को कहते हैं सकल लाभ। अब टाटा की कंपनी में कुछ मशीन भी होंगी, है ना, उसका कुछ मेंटेनेंस भी होगा। तो जैसे मान लो आपने बाजार से एक मोबाइल खरीदा, आपने मोबाइल खरीदा, मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा, आपने सैमसंग का एक फोन खरीदा, 40,000 रुपए का आपने फोन खरीदा, शोरूम से आप लेकर आए उसको, एक्स शोरूम प्राइस 40,000 लेकर आए। आपने उसको 1 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, मैं कह रहा हूं 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात होगी, आपने बस खरीद कर लाए और बाहर 1 मिनट बाद उसको बेचना चाहा, क्या वो 40,000 रुपए में जाएगा, नहीं जाएगा। उसकी कीमत 38,000 हो जाएगी, 35,000 हो जाएगी। क्यों हुई, उसके मूल्य में गिरावट क्यों आई। जब किसी भी चीज के मूल्य में गिरावट आती है तो उसे कहते हैं मूल्य ह्रास, यानी डेप्रिसिएशन। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने, जैसे मेरी कोचिंग है एक, मैंने कोचिंग में मान लो 5 लाख रुपए कमाए, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। मेरे यहाँ जो भी स्टाफ था उसको मैंने सैलरी देने के बाद मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए। उस 5 लाख रुपए को मैं चाहूं तो जेब में रख लूं, लेकिन मैं अगली बार भी तो कमाना है मुझे, तो मुझे वो रुपए खर्च करना पड़ेगा जो, जैसे वहां का पंखा खराब हो गया होगा, टेबल कुर्सियों को रिपेयर कराना पड़ेगा, है ना, कोचिंग का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही टाटा ने जो 20 करोड़ रुपए कमाए हैं, इसमें टाटा के कुछ ऐसे रुपए भी खर्च होंगे जो उस कंपनी के लिए आवश्यक हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए चाहिए। तो टाटा के मान लो 4 करोड़ रुपए किसमें चले गए, मूल्य ह्रास हो गया इनका। क्या हो गया, मूल्य ह्रास।
ठीक है, मूल्य ह्रास हो गया। अब टाटा के पास रुपए कितने बचे? 16 करोड़ रुपए बचे। कितने बचे? 16 करोड़। कितने बचे? 16 करोड़। ये 16 करोड़ कहलाएगा शुद्ध लाभ। इसे क्या कहेंगे? शुद्ध लाभ। इसे ही कहते हैं नेट प्रॉफिट। बात समझना मेरी, इसे क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट कहते हैं इसे, नेट प्रॉफिट। यानी कि टाटा की कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखा, 30 करोड़ रुपए उसके एम्प्लॉइयों को सैलरी मिल गई, 20 करोड़ रुपए टाटा का हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, 4 करोड़ रुपए टाटा का हुआ मूल्य ह्रास जिसमें मेंटेनेंस का खर्चा हुआ। इसके बाद टाटा की जेब में प्रॉपर 16 करोड़ रुपए बचते हैं। इस 16 करोड़ को बोला जाएगा नेट प्रॉफिट और इसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। समझे बात को? ये भी प्रॉफिट है पर ये ग्रॉस है, टोटल है, ये नेट है, काट पीट के बचा हुआ है। अब सरकार कहती भैया हमें ना तो इस पर टैक्स चाहिए ना इस पर चाहिए, इनसे तो हम खुद ले लेंगे, इनकी सैलरी से हम इनकम टैक्स लेंगे, हम जो तुम्हारी एम्प्लॉई हैं, लेकिन हमें तुमसे चाहिए। तो तुमसे जो टैक्स लगेगा वो ना तो इस पर लगेगा, वो सीधा किस पर लगता है? नेट प्रॉफिट पर। किस पर लगता है? नेट प्रॉफिट पर। और आपको पॉइंट पकड़ना क्या है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो किसी कंपनी पर लगता है, किसी इंडस्ट्री पर लगता है, ना कि किसी पर्सन पर। समझे बात? तो निगम कर किस पर लगेगा? अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई इंडस्ट्री है, तो उस पर आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट टैक्स लगता किस पर है? हमेशा नेट प्रॉफिट पर। किस पर लगता है? नेट प्रॉफिट पर। आपको पॉइंट पकड़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पर लगता है। और नेट प्रॉफिट निकलता कैसे है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस तरीके से बचता है, उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। इस पर जो सरकार टैक्स लेती है उसे कहते हैं निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? निगम कर। एक बार फिर से समझना है आपको। टाटा का टर्नओवर 50 करोड़ रहा, 30 करोड़ रुपए टाटा के खर्च हो गए एम्प्लॉयज को सैलरी देने में, 20 करोड़ टाटा के हाथ में बचे, इसे कहा मैंने ग्रॉस प्रॉफिट। 4 करोड़ रुपए का मूल्य ह्रास हुआ, बचे 16 करोड़ रुपए। जो 16 करोड़ रुपए हैं ये क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट। इस पर सरकार टैक्स लेगी, उस टैक्स को कहेंगे निगम कर। बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, अब मैं निगम कर की परिभाषा लिखूं तो वो क्या होगी? निगम कर की परिभाषा, निगम कर की परिभाषा होगी सरकार द्वारा, मैंने क्या लिखा? सरकार द्वारा किसी कंपनी पर, किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट पर, किसी कंपनी के नेट प्रॉफिट पर लिया गया टैक्स, लिया गया टैक्स, लिया गया टैक्स निगम कर कहलाता है। निगम कर कहलाता है। बात बराबर हुई होगी। ठीक है, क्या कहलाता है? निगम कर। किस पर लगा? कंपनी पर। कंपनी के किस बिंदु पर लगा? नेट प्रॉफिट पर। और ऐसा टैक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये निगम कर कहलाएगा। आपको 2 पॉइंट और पकड़ना है। ऐसी कंपनी जो 2019 से पहले की है, मैंने बोला कब की है? 2019 से पहले की है, उन पर लगेगा 22%। कितना लगेगा? 22%। और ऐसी कंपनी जो 2019 के बाद की है, बाद की है, उन पर लगेगा 15%। कितना लगेगा? 15%। ऐसा क्यों है? क्योंकि सरकार का मानना है कि जो कंपनी 2019 से पहले की है वो ठीक तरीके से स्टेबल हो गई होगी, अच्छा पैसा कमा रही होगी, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं। और जो 2019 के बाद की है वो हाल ही की है तो उस पर 15% लगा देते हैं। 2019 ही क्यों तय किया गया? ये चेंज होता रहता है। अभी 2019 चल रहा है, कभी 2023 को भी उठा लेंगे, कभी 2028 को भी उठाएंगे। तो डिपेंड करता है कि किस आधार पर इसके आंकड़े तय होते हैं। 2019 से पहले वाली कंपनियों पर 22% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, जबकि 2019 वाली कंपनियों पर, 19 के बाद वालियों पर 15% लगता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये टैक्स की रेट कितनी है? 22% है बिफोर 2019 और 15% है आफ्टर 2019। ये टैक्स की रेट है। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज और ऐड ऑन करनी है। अभी आपको इतना पॉइंट पकड़ना है कि 2019 से पहले की कंपनियों पर 22% टैक्स है और 2019 के बाद की कंपनियों पर 15% टैक्स है। बात इतनी क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, अब आपको क्या पकड़ना है? देखो,
मैंने क्या लिखा, 2019 से पहले की कंपनी, तो इस पर टैक्स कितना है, इस पर टैक्स है 22%। कितना है, 22%। अब सरकार ने ये ले लिया, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। क्या कहते हैं, निगम कर। अब सरकार कहती है भैया हमारा इतने से काम थोड़ी चल रहा है, हमें इस कॉर्पोरेट टैक्स पर भी एक टैक्स चाहिए। किस पर चाहिए, इस पर, इस 22% पर। और इस 22% पर जो टैक्स लगेगा, उस टैक्स को क्या कहते हैं पता है आपको, उस टैक्स को कहते हैं, वो टैक्स कितना लगेगा, 10% लगेगा। कितना लगेगा, 10%। और जब जो टैक्स पर टैक्स लगता है, इसको कहते हैं सरचार्ज। क्या कहते हैं, सरचार्ज, या इसे ही कहेंगे अधिभार। क्या कहेंगे, अधिभार। लेकिन सरकार इतने में भी नहीं मानती है, वो कहती भैया हम 4% और लेंगे। वो किस पर लेंगे, वो कहलाता है शेष या उपकर। आपको क्या समझना है, देखो कॉर्पोरेट टैक्स तो देना ही देना पड़ेगा। कभी कभी सरकार को लगता है कि हमें टैक्स और चाहिए, तो उन टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है। ऐसे टैक्स जो किसी टैक्स के ऊपर लगते हैं, उनको कहते हैं शेष और सरचार्ज। क्या कहते हैं, शेष और सरचार्ज। वहीं अपन निगम कर पढ़ रहे हैं, तो निगम कर की बात करें, निगम कर पर सरचार्ज लगता है 10%, शेष लगता है 4%। कितना लगता है, 4%। 4% उपकर है, 10% अधिभार है, 22% निगम कर है। आपको समझना क्या है, ये टोटल नहीं करना है इनका, नहीं तो आप टोटल कर दो 22, 10, 32, 32, 4, 36, ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा ये टैक्स के ऊपर की परसेंटेज है, तो 22 का 10% आप जब निकालोगे, तो 22 का जो 10% निकल के आएगा, वो लगभग आपका कितना आएगा, जैसे आप निकाल के देखोगे इसको, तो वो आएगा लगभग 2.4%। ठीक है, और आप इसका भी 10% निकालोगे, तो वो 0.967% आएगा। कितना आएगा, 0.967%, जिसका आप टोटल करोगे तो 25.17% लगभग निकलेगा। कितना निकलेगा, 25.17%। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फाइनल टैक्स है ये। कितना है ये, फाइनल। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, 22% तो उसके अंदर छपा हुआ है निगम कर, वहीं 2.4% हो गया सरचार्ज, और 0.967% हो गया शेष। और ये आया कैसे है, इस पर 10% लगाने से और इस पर 4% लगाने से। अगर आप गणित के स्टूडेंट होगे तो आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। इसे कहते हैं सक्सेसिव परसेंट, है ना। 22 का 10% गुणा 4%। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, उसको निकालने का तरीका क्या है, 22 गुणा 10/100 गुणा 4/100, जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड, यही आ जाएगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इसे कहते हैं सक्सेसिव परसेंट। ये जुड़ना नहीं है आपस में इनको, ये 22% पर 10% लगा है, जो टोटल आएगा उस पर 4% लगा हुआ है। तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं सरचार्ज, इसे कहते हैं शेष। तो आपको याद रखना है, निगम कर है कितना, 22%। निगम कर पर सरचार्ज कितना लगता है, 10%। उस पर शेष कितना लगता है, 4%। बात बराबर ही होगी आपको, इतना आपको डाटा याद रखना है। ये हुआ 2019 से पहले की कंपनियों का। वहीं आपको 2019 के बाद की कंपनियों का याद रखना है। तो इसका डेटा ये है, 15% तो लगेगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स, 10% लगेगा आपका इस पर क्या लगेगा, सरचार्ज, और 4% इस पर लगेगा आपका शेष। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है, वो कुछ 17.15% के आसपास निकल के आती है। ठीक है, इतनी परसेंट वैल्यू इसकी निकल के आती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही परसेंट वैल्यू है। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 22 और 10 और 4 आपस में जोड़ने नहीं है। अगर इतना तो हो गया तो 36% टैक्स तो बहुत हो जाता है। इतना कोई कंपनी कैसे पे करेगी, 22% देने में लोग पीछे भग रहे हैं, 36% कैसे पे होगा। ये 36% बिल्कुल नहीं है, ये 10% इस 22% का है, ये 4% इस टोटल का है। समझे बात को, ये उपकर है, कर के ऊपर के कर हैं, अधिभार है ये, यानी कि सक्सेसिव परसेंट है। 22 का 10% और टोटल का 4%। ठीक है, और इसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है मैथमेटिकल, वो 25.17 निकल कर आती है। अगर आप इसको चाहो तो निकाल भी सकते हो, मैंने आपको हिंट दे दी थी उससे। 22 का 10% गुणा 4%, इसको ऐड कर दोगे आप, निकल आएगा। ठीक है, मैं अगर इसको बताने लगूंगा तो टॉपिक लंबा हो जाएगा वो। ठीक, तो अपना अगला जो वीडियो आएगा वो प्रत्यक्ष कर पर ही होगा। इसमें अपन अगले टैक्स को डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगता है
आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी आपका डाउट होता है उसको आप ड्रॉप कर दें। बकाया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं, काफ़ी आसान भाषा में। जय हिंद, जय भारत।